नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 8वां। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, माना ये एक पेडिस्टल है और यहां पर इस पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। तो मान लीजिए ये एक मूर्ति है जिसकी जो ऊंचाई है 1.6 मीटर है। तो भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए यहां पर ये भूमि का एक बिंदु है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर ये हो जाएगा मूर्ति का शिखर और यहां पर ये हो जाएगा पेडिस्टल का शिखर। तो यहां पर बोला गया है मूर्ति के शिखर से, यानी यहां से यहां पर इस बिंदु पर जो है वो 60 अंश का कोण बनेगा। तो यहां पर बन जाएगा 60 अंश का कोण और उसी बिंदु पर, यानी इसी बिंदु पर, उसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर, तो ये हो जाएगा पेडिस्टल का शिखर। तो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहां से इसको इस बिंदु से मिला दिया जाएगा और ये वाला जो एंगल होगा वो बनेगा 45 अंश का और ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 60 अंश का। तो यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है? हमको यहां पर ज्ञात करना है कि पेडिस्टल की ऊंचाई क्या होगी, यानी ये वाली जो ऊंचाई है इसको हमको ज्ञात करना है। यहां पर हम नाम दे सकते हैं A, B, C और ये हो जाएगा D। तो DC जो है वो एक पेडिस्टल है और AD जो है वो एक मूर्ति है और यहां पर दो कोण बन जाएंगे। एक कोण बन जाएगा DBC जो होगा 45 अंश का और दूसरा कोण बन जाएगा ABC जो होगा 60 अंश का। यहां पर हम BC को मान सकते हैं x मीटर। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को हम किस तरीके से हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर फेयर में डायग्राम बना करके इस सवाल को हल करेंगे। तो इस तरीके से यहां पर हमने फेयर में डायग्राम बना लिया। अब यहां पर देखिए चित्र अनुसार, माना DC एक पेडिस्टल है, DC जो है एक पेडिस्टल है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तथा AD जो है वो इस पेडिस्टल के ऊपर रखी एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। तो यहां पर बिंदु B पर जो है वो दो कोण बन रहे हैं। एक कोण बनेगा कोण ABC जो होगा 60 अंश का। तो यहां से देखिए ये वाला यहां से लेकर के यहां तक ये वाला मिला हुआ है, तो ये बनेगा 60 अंश का और दूसरा जो कोण होगा वो होगा DBC, ये बनेगा 45 अंश का। तो यहां पर हमने लिख दिया है कोण ABC बराबर 60 अंश और यहां पर कोण DBC बराबर 45 अंश। अब हम यहां पर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज DCB को हम हल करेंगे जिसमें हमको पेडिस्टल की ऊंचाई को ज्ञात करना है। आधार को हमने मान लिया है x मीटर। तो यहां पर पेडिस्टल हो जाएगा लंब जिसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है और BC हो जाएगा आधार। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लंब बटे आधार का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCB में। तो यहां पर चूंकि जो कोण C है वो 90 डिग्री का है, यहां पर हम कह सकते हैं कोण C जो है वो समकोण है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, C को बीच में लिखेंगे। तो समकोण त्रिभुज DCB में तो यहां पर लंब बटे आधार का क्या मतलब होता है, तो यहां पर हम लाल बटे कक्का के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहां पर tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो यहां पर हम क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने समकोण त्रिभुज लिया है DCB, तो यहां पर जो थीटा का मान होगा वो 60 होगा या 45 होगा, इसको ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए ये वाली लाइन यहां से मिली हुई है
यानी ये वाला त्रिभुज है, इसमें थीटा का मान क्या होगा, 45 अंश का होगा। और जो दूसरा वाला समकोण त्रिभुज बनेगा वो यहां से लेकर के यहां तक मिला है, मतलब ए बी वाली भुजा से और यहां पर बीसी वाली भुजा से और यहां से एसी वाली भुजा से। जब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे तो वो होगा 60 अंश का, ये वाला त्रिभुज होगा 45 अंश का। देखिए यदि हम इस वाली लाइन को यदि मिटा देते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये वाली लाइन को यदि हमने मिटा दिया इस तरीके से तो यहां पर कितने अंश का बचा, ये वाला जो समकोण त्रिभुज होगा वो होगा 45 अंश का। तो थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 45 अंश। तो यहां पर आ जाएगा 10 और थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा, 45 अंश, क्योंकि समकोण त्रिभुज डी सी बी है, इसमें जो थीटा का मान होगा वो होगा 45, यानी 45 अंश का इसमें एंगल बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे 10, 45 बराबर लंब जो होगा वो होगा डीसी और आधार जो होगा वो होगा बीसी। तो यहां पर tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं, बराबर डीसी को हमको ज्ञात करना है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे डीसी बटे बीसी जो है वो है x। तो बीसी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो यहां पर त्रियक गुणा हो जाएगा, तो x का गुणा होगा 1 में तो प्राप्त हो जाएगा x बराबर डीसी का गुणा होगा 1 में, तो यहां पर आ जाएगा डीसी। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे जो होगा ए सी बी। अब यहां पर देखिए इसको अब हम यहां पर मिला देते हैं, तो यहां पर कितने अंश का कोण बनेगा, यहां पर बनेगा 60 अंश का कोण, क्योंकि इसको आपस में अब हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा 60 अंश का कोण। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहां पर 60 अंश का एंगल बनेगा। तो यहां पर अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ए सी बी, जिसमें जो 45 अंश वाला एंगल होगा वो हो जाएगा अलग। तो यहां पर कितने अंश का एंगल बन जाएगा, इस तरीके से ये बनेगा 60 अंश का एंगल। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में, तो यहां पर भी ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी यहां पर भी लंब बटे आधार का फॉर्मूला लगेगा। तो लंब बटे आधार का फॉर्मूला लगता है tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहां पर थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, थीटा के स्थान पर लिखेंगे 60 अंश, क्योंकि समकोण त्रिभुज ए सी बी लिया है। यहां पर tan 60 अंश बराबर लंब जो होगा वो होगा एसी, क्योंकि भुजा एसी जो होगी वो होगी लंब। तो यहां पर लंब के स्थान पर लिखेंगे एसी और आधार के स्थान पर लिखेंगे बीसी। तो यहां पर tan 60 का मान होता है कर्णी 3, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं, बराबर। अब यहां पर समझिए, यहां पर जो भुजा एसी है वो किससे मिलकर के बनी है, तो भुजा एसी जो है वो एडी और डीसी से मिलकर के बनी है। तो एसी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, एडी प्लस डीसी। तो यहां पर लिखेंगे एडी प्लस डीसी बटे बीसी के स्थान पर क्या लिखेंगे, बीसी के स्थान पर लिखेंगे एक्स, क्योंकि बीसी का जो मान है वो है एक्स मीटर। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे, कर्णी 3 बटे 1 बराबर एडी की ऊंचाई कितनी है, यानी मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। तो इस एडी के स्थान पर लिखेंगे 1.6 प्लस डीसी जो है उसको हमको ज्ञात करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे डीसी बटे यहां पर आ जाएगा एक्स। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा इनमें त्रियक गुणा, तो यहां पर आ जाएगा एक्स कर्णी 3, क्योंकि एक्स का गुणा होगा कर्णी 3 में, तो ये हो जाएगा एक्स कर्णी 3 बराबर 1.6 प्लस डीसी का गुणा होगा 1 में, तो यहां पर आ जाएगा 1.6 प्लस डीसी। इसके बाद तो यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x के स्थान पर क्या रख देंगे, डीसी, क्योंकि x बराबर है डीसी के। तो यहां पर इस x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, डीसी कर्णी 3 बराबर 1.6 प्लस डीसी। किस तरीके से, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। इसके बाद देखिए यहां पर आगे अब हम इसको हल करते हैं, डीसी
करणी 3 और यहां पर बराबर के दाहिने हाथ पर क्या है डीसी। जब हम इसको बराबर के बाएं हाथ पे लाएंगे तो प्लस का डीसी जो होगा वो बदल जाएगा माइनस डीसी में और बराबर में आ जाएगा 1.6। किस तरीके से यहां पर माइनस डीसी आया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बराबर के दाहिने हाथ पर था प्लस डीसी, जब इसको बराबर के बाएं हाथ पे लाए तो ये बदल गया माइनस डीसी में। यहां पर देखिए, अब यहां पर भी डीसी है और यहां पर भी डीसी है, तो यहां से हम डीसी को ले लेंगे कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा करणी 3 माइनस, यहां पर देखिए यहां पर डीसी है तो डीसी को तो हमने बाहर ले लिया कॉमन में, तो यहां पर क्या बचेगा 1 और बराबर में आ जाएगा 1.6। इसके बाद यहां पर ये वाली संख्या अभी गुणा के रूप में है तो यहां पर हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा डीसी बराबर 1.6 और यहां पर आ जाएगा करणी 3 माइनस 1। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम करेंगे हर का परिमेयकरण, तो यहां पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहां पर आ जाएगा डीसी बराबर 1.6 करणी 3 माइनस 1। तो जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो माइनस का अपोजिट होता है प्लस, तो यहां पर हम लिखेंगे करणी 3 प्लस 1 और यहां पर भी आ जाएगा करणी 3 प्लस 1। हर का परिमेयकरण किस तरीके से करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर बीच में हम लगा देंगे गुणा का निशान और सामने अंश और हर दोनों में हम एक सी संख्या लिख देते हैं। यहां पर यदि प्लस की संख्या होती तो यहां पर आ जाता माइनस। तो यहां पर हमने किस तरीके से हर का परिमेयकरण किया आपको समझ में आ गया होगा। बीच में गुणा का निशान है तो इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो यहां पर आ जाएगा डीसी बराबर 1.6 करणी 3 प्लस 1 बटे। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर अभी लिखा हुआ है इस रूप में a माइनस बी और यहां पर a प्लस बी बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। देखिए a माइनस बी में यानी करणी 3 माइनस 1 और यहां पर करणी 3 प्लस 1, यानी अभी इसमें इस रूप में लिखा हुआ है a माइनस बी और यहां पर a प्लस बी। तो a का मतलब क्या हो जाएगा, a का मतलब हो जाएगा करणी 3 और यहां पर b का मतलब क्या हो जाएगा 1। तो हमको क्या करना है इस रूप में लिखना है, यानी a का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा करणी 3 का वर्ग, इसके बाद यहां पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। b का वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, b का वर्ग का मतलब हो जाएगा 1 का वर्ग और वर्ग से करणी हो जाती है कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा 3 माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो यहां पर जब 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो हम क्या करेंगे इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 3 माइनस 1। किस तरीके से यहां पर 3 माइनस 1 आया आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हमने सर्व समीका का इस्तेमाल किया है a माइनस बी और यहां पर a प्लस बी वाली जो सर्व समीका थी वो होती है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो हमने इसको a का वर्ग माइनस b के वर्ग के रूप में लिख दिया। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहां 3 माइनस 1 के रूप में लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 माइनस 1, तो डीसी बराबर 1.6 यहां पर करणी 3 प्लस 1 बटे 3 में से जब 1 जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 2। तो यहां पर 1.6 है वो गुणा के रूप में दिया हुआ है और यहां पर 2 जो है वो भाग के रूप में दिया गया। तो 2 का भाग 1.6 में जब देंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 0.8। यदि 0.8 में यदि 2 का गुणा कर दोगे तो ये इतने के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर डीसी यानी एक पेडिस्टल की जो ऊंचाई थी उसको हमने ज्ञात कर लिया है, जो कि है 0.8 ब्रैकेट करणी 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।